नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 13 जिसमें क्वेश्चन होंगे 301 से लेके 325 तक। ठीक है, ये सीरीज ऑलमोस्ट खत्म होने वाली, ये सीरीज इन द सेंस परसेंटेज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। देखो आप थोड़ा स्पीड से चलेंगे, 300 क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत होते हैं परसेंटेज में, एक चैप्टर से 300 सवाल करना। ठीक है, चलिए फिर देखो 12% बढ़ गई, फिर 8 कम हो गई, प्रोडक्ट वाला सवाल है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उससे आ रहे हैं। 12 से 8 गया, 4 बचा, 12 अट्ठे 96 हो गया, यानी कि 0.96 हो गया। तो यहाँ देखो 4 से पूरा 2 1 घटा दें, 4 से 1 क्या 3 हो गया, 100 से 96 गया, 0.04 हो जाएगा, यानी कि 0.04 वृद्धि होगी क्योंकि प्लस का आया है। अगला सवाल करते हैं फिर। 240 का A% C है और A का C% इतना है, तो A प्लस C कितना होगा। देखो A का C%, बहुत बढ़िया बात है, 117.6 है, यानी A इंटू सी बराबर दिया है 11760। समझ में आ गई बात। अब कह रहा है 240 का A% क्या है, 240 का A% C है, यानी कि C की वैल्यू हम कुछ लिख सकते हैं, यानी 11760 अपॉन A लिख सकते हैं। यहाँ से निकाली हमने C की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 8 3 24 हो गया, और यहाँ से करेंगे 8 1 8 3 बच गया, 8 चौक 32 हो गया, 32 5 बच गया, 8 7 56 0 हो गया, फिर 7 4 11 12 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 3 नेम 27 0 आ गया। तो देखो यहाँ से बिल्कुल A स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 49 गुणे 100 आ गया, यानी A बराबर कितना आ गया, 7 गुणे 10 यानी कि 70 आ गया। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं हो सकती भैया। आप लोगों को समस्या होगी तो काम कैसे चलेगा। फिर देखो ए का यानी कि 70 निकला, उसका C%, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते थे, इसमें वैल्यू पुट कर दो, C बराबर 11760 बटे A की वैल्यू 0, ये आ गई, गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना 4 बच गया, तो 7 छक्का 42 हो गया, 7 छक्का 42 करेंगे, बचा कितना 5 7 अट्ठे 56, यानी कि C बराबर इतना आ गया। दोनों को जोड़ना था तो 16 6 कितना होता 23, यानी कि 238 आ गया, 16 7 23 होता। ठीक है, अगला सवाल। x ज्ञात कीजिए यदि 400 का 30%, 70 का x%, 536 का 25% है। देखो परसेंटेज हर जगह से कॉमन ले लो, इधर से कॉमन लिया तो ये यहाँ से उड़ा, ये चला गया, समझ में आ गई। यहाँ इधर हो गया 4 3 12, 1 2 3 0, इधर हो गया 70x, इधर कर लें गुणा कर लें तो देखो 25 छक्का 150 हो गया, यहाँ से लगा 15, 25 थी 15 और 75 कितना हो गया 90 हो गया, यहाँ से लगा 9, 25 पंजे 125 और 9 134 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 70x बराबर 12000 घटा देंगे 13000 से, अगर 12000 जाएगा 1000 बचेगा, यानी कि यहाँ बचा 1400, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रहेगी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 60% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। देखो 125 160, तो यहाँ से करेंगे क्या, 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 सॉरी 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 25 अनुपात 32। अगला सवाल। एक महिला 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है, कुछ हफ्तों के बाद 1160 रुपये प्रतिदिन कमाती है, उसकी कमाई में वृद्धि 1000 से 160 बढ़ गया है, बटे कर दो 1000, यानी कि आंसर क्या आ गया 16% आंसर आ गया। अगला सवाल। यदि किसी आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है तो इस आयत के क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। देखो सिंपल सी बात है, 40 बढ़ गया, फिर 20 कम हो गई, प्लस माइनस माइनस 40 गुणे 20 बटे तो हो गया है, यानी कि 0 से 0 कट गया, 40 से 20 गया 20, 20 से -8 करेंगे, यानी कि 12% आंसर। अगला सवाल। यदि एक संख्या के 62% और 80% में अंतर इतना है तो उस संख्या के 92% और 56% में कितना अंतर होगा। सिंपल सी बात है, इन दोनों में अंतर कितना है, 60 20 80 होता है, 60 20 80 होता है, इसका मतलब इसमें डिफरेंस 18 हो गया, तो इसी की वैल्यू 198 दी थी। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो देखो 12 से 6 गया 6 बचा, यहाँ बचा कितना 8, 8 से 5 गया 3, यानी कि 36 की वैल्यू निकालनी, तो इसका 2 गुना हो रहा है, इसका भी 2 गुना कर दो, 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी कि 396 आ गया। अगला सवाल। सोनू अपने आय का 15% भाग बचत करती है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तब भी वह पहले जितनी बचत ही कर पाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सिंपल सी बात है, इनकम 100 मान लो, उसकी सेविंग कितनी होगी 15%, यानी कि 15 की, तो उसने खर्च कितना किया 85 रुपये, आय 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, बहुत बढ़िया बात। पहले जितनी बचत ही कर पाती, यानी कि सेम बचत कर रही है, तो यहाँ से देखो खर्च कितना करी, 10 से 5 गया 5 बचा, और 11 से 1 गया, यानी कि 10 हो गया, तो देखो कितनी वृद्धि हो गई, 0 10 से 8 गया 2 बटे
85 हो गया, गुणे 100 कर देंगे तो 5 चौकू 20 हो गया, यहाँ से 17 हो जाएगा, यानी कि 400/17 आ जाएगा। 17 दूनी 34 हो गया, 6 बचा, 17 तियाँ 24, 17 तियाँ 51 हो जाएगा, यानी 23 दशमलव, देखो 2 बार आगे भी लिखा है, तो 17 तियाँ 51 किया, बचा कितना 9 बचा है, यानी कि 17 पे ना 85, यानी 23.5 आंसर आ जाएगा। देखो कोई कोई जो पेपर बनाता ना वो भी तो अच्छे होते हैं, वो उसी प्रकार से चलती है हर चीज़ें। अगला सवाल, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 है, उसमें ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 60% अधिक अंक मिले, सी को डी से 20% कम अंक मिले, ए को 80% अंक प्राप्त हुए, तो डी द्वारा प्राप्त किए गए अंक का परसेंटेज क्या है। देखो कुल मिला के हमें ए का मिल पता है और डी से हमें कंपेयर करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से देखो A/B लिखो, B/C लिखो और गुणे C/D करो, तो यहाँ से रेशियो केवल किसका बचेगा, A/D का बचेगा। तो यहाँ से देखो A/B कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ए को बी से 25% अधिक मिले, यानी कि पहले वाला ये लिख रहे हैं, तो देखो नीचे बी लिखा 100, 25% अधिक ये हो गया। ब्रेक करके भी लिख सकते थे, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए। बी और सी, देखो बी ऊपर लिखा है, सी नीचे लिखा है, दूसरी कंडीशन 60% अधिक मिले किसको, बी को, यानी कि जो बी है वो ऊपर लिखा है, नीचे 100 रहेगा। फिर देखो सी और डी, सी को डी से 20% कम मिले हैं, यानी कि अगर डी को 100 मिले हैं, 20% कम मतलब 80 हो गया। अब तो सबको समझ में आ गया, 2 जीरो चले गए, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 5 चौकू 20 करेंगे, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि A/D कितना आ गया, 8/5 आ गया। तो देखो 500 का 80% किसको मिले, 500 का 80% किसको मिले, 8 पंजे 40 होता है, यानी कि 400 नंबर मिले ए को। तो कै गुना हो रहा, 50 गुना हो रहा है, तो डी का निकालना तो इसका भी 50 गुना कर लो, यानी कि 250 हो गया। लेकिन एक चीज और भी कर सकते थे, यहाँ से परसेंटेज पूछा गया था, यहाँ से परसेंटेज पूछा गया था, तो कह रहा डी के द्वारा प्राप्त अंक का परसेंटेज क्या है। तो देखो 8 की वैल्यू 80% है और 5 की वैल्यू क्या हो गई, 50%। ऐसे भी तो कर सकते थे। अगर मान लो यहीं से करते तो देखो कैसे करते, 250 नंबर मिले उसे, किस में से, 500 में से, गुणे हो गए 100, 0 से 0, 25 दूनी 50 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी 50% आंसर आ गया। और वैसे भी देख सकते थे, 250 500 का आधा होता है, तो 50% आंसर ऐसे भी आना था। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ए तथा बी ने अपनी आय का क्रमशः 60%, 75% हिस्सा खर्च किया। यदि ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है। देखो ए की बचत बी से, यहां से सवाल को पकड़ो, 20% अधिक है, यानी कि इसकी 100 होगी, इसकी 20 होगी। अब ए की आय मान लो ए, बी की आय मान लो बी, तो देखो ए का 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 40%। इसी की तो देखो बचत की वैल्यू बचत से लेंगे, तो यहाँ से समझ में आ रही है, यहाँ से ये कट गया, यानी कि 4 तियाँ 12 हो गया, यानी कि ए की आय कितनी आ गई, 300 आ गई। इसी तरीके से बी का 75% खर्च हो गया, बचा कितना, 25%। इसी की तो वैल्यू दी गई थी 100, तो यहाँ से बी बराबर कितना आ गया, 400 आ गया। तो देखो यहाँ से कितना अधिक हो रहा है, या क्या पूछा गया था, बी की आय से कितना कम हो रहा है, 100 कम हो रहा है, तो बी की आय से कंपेयर बोल रहा था, गुणे कर देंगे 100, आंसर क्या आ गया, 25%। अगला सवाल, चीनी की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यक्ति को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए ताकि चीनी पर जरा भी अतिरिक्त राशि का खर्च ना हो। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल था, 16 से 2/3 आंसर आ गया। ये तो सभी को याद होना चाहिए, एक चीज हमने बताई थी, 16 से 2/3, 20% और 25%, ये याद कर लो। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो 25% लिखा होता तो वो तो कितना कम हो जाए, तो आंसर 20%। यहाँ पर 20% बढ़ा है, कितना कम हो जाए, 16 से 2/3। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से होता। वैसे अगर करके देखना चाहते हो, देखो 100 की चीज़ थी 120 हो गई, यानी कि पहले वो 120 खाएगा और अब अगर 100 खाएगा, तो दोनों का जो मूल्य है वो बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कितनी कम करनी पड़ रही है, 20 की कमी करनी पड़ रही, किस पर, 120 पर, गुणे हो गया 100, तो 20 छक्का 120 हो गया, यानी कि 16 से ही 2/3%। तो ये जो चीज़ है ना, वो याद कर लो तो देखते ही आंसर आ जाता है। अगला सवाल, एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी और फिर अगले वर्ष 15% कम हो गई, वर्तमान आबादी इतनी है, 2 वर्ष पहले कितनी थी, इतनी थी। 30% मतलब 3/10, यानी कि 13/10 हो गया, गुणे 15% का मतलब 3/20, यानी कि कम हो गई, यानी कि 17/20 हो गया, बराबर हो गया 11050। तो देखो 13 से काट दे, 13 7 91, 13 8 104, 6 बचा, 13 पंजे 65।
17 पे ना 85 हो गया, तो देखो 3 जीरो लगा दो, 5 दूनी 10 यानी x बराबर 10,000 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले, वह 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता थी? सिंपल सी बात, देखो यहाँ पर कोई पैरामीटर लगा हुआ कि यहाँ पर अगर किसी को नंबर मिल गए तो वो पास हो जाएगा, लेकिन लेकिन अनीता को 31% नंबर मिले और अगर 16 और मिल जाते, 16 और मिल जाते तो इसके बराबर पहुंच जाती। और फिर देखो सुनीता को क्या हुआ, 40% नंबर मिले, लेकिन उसने जो पास होने के लिए चाहिए था ना उससे 56 ज्यादा ले लिया, यानी कि इसको 56 कम मिलते, यहीं पर पहुंच जाते। यानी कि इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 40% 31% का डिफरेंस कितना आता है, 9%। और 56 और 16 कितना हो गया, 50 10 60 हो गया, यानी कि 72 आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो देखो यहाँ से 9 अट्ठे 72 हो गया। हम 31% की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमसे पूछा न्यूनतम अंक की आवश्यकता क्या होगी। तो 31% की वैल्यू निकालेंगे, गुणा 8 करना पड़ेगा, 8 एकम 8, 8 3 24। लेकिन देखो वो यहाँ पर 16 अंकों से फेल भी तो हो गई, तो इसमें 16 और जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 से 14 के 4, हाथ से लगाए 5 1 6 हो गया, यानी 264 नंबर हमें चाहिए कम से कम पास होने के लिए। अब ऐसा मत करना यहाँ से 100% निकाल दो तो वो टोटल वोट आ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो 315 का पीपीटी में मतलब नहीं दिया गया था, तो मैं भी उसे छोड़ रहा हूँ, सरल सवाल है। अगला सवाल, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, 25% की वृद्धि करनी है, यानी कि 100 से नंबर हमें इतना बढ़ाना है, यानी कि या तो ये कह सकते हैं 25 चौको 125, तो यहाँ से इसमें गुणा किसका करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा 5/4 का, तभी तो हमें 5 मिलेगा। तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। अगला सवाल करते हैं। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने होंगे? देखो 72% की वैल्यू दी गई थी, हमें 100 की निकालनी थी। 36 दूनी 72, 2 पंजे 10, 500 आंसर आ गया, सिंपल था। अगला सवाल करते हैं। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? अभी करवाया था, अभी याद करवाया था, 20% आंसर लगाओ तुरंत। हमने अभी बताया था 16 से 2/3%, एक 20%, एक 25%। इनको याद कर लो, याद कर लो भैया, बहुत काम की चीज़ें हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं भाई। देखो फिर हुआ क्या है कि तेल में 125% की वृद्धि हो गई, तो पहले वो खाता था 125, अब उसे खाना पड़ेगा 100 का। तो देखो कितने की कमी कर रहा है, 25 की कमी, किससे? 125 से। गुणा कर देंगे 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20% आंसर। तो ये चीज याद कर लोगे, थक थोड़ी ना जाओगे, जब 10-12 बार सवाल आंखों के सामने से निकालोगे अपने आप याद हो जाएगी। अगला सवाल, यदि शब्द फोटोग्राफ को पीएच के बजाय एफ से लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखो पीएच के बजाय एफ से, यानी कि देखो यहाँ पर भी पीएच है, यहाँ पर 2 की जगह 1 नंबर रह गया, यहाँ पर भी पीएच है, 2 की जगह 1 नंबर रह गया, यानी कि कमी कितने हुई, 2 नंबरों की हुई। टोटल नंबर कितने थे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल नंबर कितने थे, 10 थे, गुणे 100 कर दो, यानी कि कमी कितनी हो गई, 20% की कमी होगी। अगला सवाल, 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 1/9। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो पूरा ही करना पड़े, क्योंकि 0.08 भी दिया, 0.8 भी दिया, अलग 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 होते तो हमें जीरो से कोई मतलब नहीं होता। देखो 8% को क्या लिख सकते हैं, 8/100 लिख सकते हैं, फिर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, गुणे 0.008/100 लिख सकते हैं, फिर गुणा करेंगे तो 1 2 3 आ जाएंगे, फिर गुणा 8 हो गया, पावर हो गई 9, क्या हो गई, पावर हो गई 9। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको भी 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसको भी 2 की पावर। तो यहाँ से देखो जब बेस सेम हो गया है, बेस सेम हो गया, पावर जुड़ जाएंगे, यानी कि ऊपर क्या हो गया, 2 की पावर 3 3 6 3 9 हो गया, नीचे देखो क्या जीरो है, 2 2 4 2 6 और 3 9, यानी कि 10 की पावर 9 नीचे हो गई, पावर हो गई 1/9, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2/10 की पावर, 2/10 की पावर 9, और इसकी पावर 1/9 होती है, यानी गुणे में आ जाएगी, वो ये हो गया, यानी आंसर क्या आ गया, 0.2 आ गया। अगला सवाल करते हैं। x माइनस बाई का 60%, एक्स प्लस बाई का 45%, बाई बराबर इतना दिया था, तो k का 21% किसके बराबर होगा? बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो x प्लस बाई का 45% बराबर हो गया x माइनस बाई का 60%। परसेंटेज से तो ये चला गया, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60 हो गया, यानी कि x प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई बराबर क्या हो गया, 4/3।
कंपो एंड डिविडेंडो लगा दें। पूरी सीरीज में बहुत बताया, बहुत जगह बताया। 4 3 7, 4 से 3 गया 1 हो गया। हमें बाई की वैल्यू दी गई थी, यानी कि x अपॉन एक्स का k परसेंट बराबर 7 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं k परसेंट बराबर 1/7। कोई समस्या? अब हमसे पूछा गया है k का 21%। हम इसको अगर ये लिख दें 21 का k परसेंट, तो कोई समस्या है? किसी भी प्रकार कोई नहीं, बिल्कुल इक्वल हो गया। तो k परसेंट की वैल्यू हमें 1/7 पता थी, यानी कि आंसर क्या आ गया? 3 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। जब चीनी की कीमत में 28% से बढ़ जाती है तो एक परिवार अपनी खपत में प्रति माह इस प्रकार कम कर लेता है कि चीनी पर किया गया व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक है। यदि परिवार पहले हर माह 18.4 किलोग्राम चीनी की खपत करता था तो प्रतिमाह चीनी की नई खपत कितनी होगी? तो देखो, सबसे पहली बात तो है कि वृद्धि कितनी हुई? 128, लेकिन उसने कितने की? 112 की वृद्धि की। तो यहाँ से देखो कमी कितनी हुई? 8 से 2 गया 6 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया। 16 की कमी की किससे? 16 की कमी की 128 से, गुणा कर देंगे 100। 16 8 128, यानी कि 12.5% की उसको कमी करनी पड़ी। किसमें? खपत में। ठीक है, तो पहले तो वो इतना खा रहा था, पहले तो वो इतना खा रहा था। अब 12.5% मतलब 1/8 हो गया, यानी 8 खा रहा था तो 1 की कमी कर दी, यानी 7/8 बचा। 7/8 की इस समय खपत है। तो देखो 8 दूनी 16 हो गया, 8 तियां 24 हो गया, और 23 सत्ते सभी को पता है 161 होता है, यानी कि 16.1 kg वो अब खा रहा है। अब समझो, देखो सवाल कहना क्या चाह रहा था, वो तो शॉर्टकट हो गया, उसे दोबारा दोबारा देखना सब समझ आएगा। देखो मूल्य था 100, लेकिन क्या किया? 28% की वृद्धि हो गई। ठीक है, लेकिन वो करना कितना? केवल 112 की, यानी कि 12% की वृद्धि की। तो एक चीज समझो, अगर वो पहले 128 खा रहा था, 112 रुपए में 128 kg, तो अब वो कितना खाए कि उसके मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 112 खाए, यानी कि ये तो उसकी खपत आ गई। यानी कि वो यहाँ से देखो, यहाँ से खपत में कितनी की कमी कर रहा है? 16 की कमी कर रहा है। 128 से 12 में पहुंच गया, 112 में, तो 16 की कमी, यानी कि 16 की कमी किससे की? 128 से की, गुणे 100 हो गया। वही चीज यहाँ पर कर रहा था मैं। समझ में आ गई बात? तो देखो पहले इतना कर रहा था, खपत कितनी आ गई? कम करनी पड़ी 12.5%, इसका 12.5% निकाल लिया, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% है तथा बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो सिंपल सी बात है, ए की आय बी की आय का 40% है, यानी कि ये 40 हो गया। और कह रहा बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, बहुत अच्छी बात है, 24% अधिक हो गया। कह रहा सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? देखो यहाँ से दो तरीके से सवाल कर लिया करो, या तो देखो जैसे ये रेशियो बना लिया तुमने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से देखो अगर ए अपॉन बी कर दें, मल्टीप्लाई बी अपॉन सी कर दें, तो क्या रह जाएगा? ए और सी रह जाएगा, जिसकी हमें क्या है? जरूरत है। तो समझना बात को, ए अपॉन बी कितना हो जाएगा? 40/100, यही तो लिखा था यहाँ से। फिर देखो बी अपॉन सी कितना हो जाएगा? तो 124/100 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया, अभी भी समस्या है तो 20 पंजे 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया। यहाँ से करेंगे, देखो 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। तो देखो ए अपॉन सी कितना आ गया? 62/25 पंजे 125। तो कह रहा सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो देखो कितनी अधिक हो रही? 5 से 2 गया 3, और 12 से 6 गया 6, और किससे कंपेयर करा रहा था? ए से कंपेयर करा रहा था, यानी कि बटे 62 हो गया। यहाँ पर हमें अब डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा 62 से, किसमें? 6300। तुरंत देखो एक बार जा रहा है, तुरंत ऑप्शन देखा मैंने, एक बार लगाया तुरंत, फिर एक बचा, फिर उतारा लिया, जीरो भाग जाएगा, नहीं जाएगा जीरो। अब देखो यहाँ से या तो एक बार जाएगा या तो 4 बार जाएगा, एक जीरो और उतार लेते हैं फिर समझ में आएगा। या तो एक बार जाएगा या तो 4 बार जाएगा, लेकिन देखो 62 से अगर दोगुना भी कर दें तो कितना आ जाएगा? 60 का भी दोगुना 120 हो रहा है, तो वहां से तो नहीं आना है, यानी कि एक बार जाएगा, आंसर मिल गया बी हमें। तो इस तरीके से ऑप्शन का सहारा जरूर ले। अगला सवाल, ए बी से 40% कम है तथा सी ए और बी के योग का 40% है। देखो ए बी से 40% कम है, यानी कि ये अगर 100 है तो ये 40% कम 60 हो गया। ठीक है, सी ए प्लस बी के योग का 40%, यानी कि ये 100 है तो ये 40 हो गया, यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 लिख सकते हैं, यानी कि 20 पंजे 100, 20 तिया 60 लिख सकते हैं। हमारे हिसाब से योग कितना है? 8 है। यहाँ 5 दिया, यानी कि इसमें 8 का गुणा कर दें इन दोनों में, और इसमें कर दें 5 का गुणा, तो सब बराबर हो गया, सेटल हो गया एकदम।
अरे ए और बी का अंतर सी का कितना परसेंटेज है। देखो 5 में से 3 गया 2, क्योंकि सब में 5 का गुणा करना पड़ेगा तब अंतर निकालोगे। देखो या तो ऐसे करो 5 गुणे 3 और 5 गुणे 5, इनका अंतर निकाल लो। या तो डायरेक्ट करो 5 से 3 गया 2 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया अंतर। समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए। अंतर सी का कितना परसेंट है, तो देखो 10 अंतर आया सी का, 8 दूनी 16, 16 का कितना परसेंट, हमसे ये बात वो कह रहा था। समझ गए ना बात को? यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 1000/16 लिख सकते हैं। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो देखो 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 छंग 24, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी कि 62, 62.5% हो जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% बढ़ जाती है एवं व्यय 20% से बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो हमने ये तरीका बताया है, आय बराबर होता है बचत और प्लस, बचत और प्लस क्या होता है, खर्च। समझ गए? अब वो कह रहा है कि 2/3 हिस्सा, यानी कि अगर आय 3 है, 2/3 हिस्सा खर्च कर रहा है, यानी कि 2 खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है। ठीक है, आय में 14% की वृद्धि हो गई, समझ में आ गई। व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, समझ में आ गई। अब हमें इसका निकालना है, बस ये बराबर कर लो, गुणा कर देते हैं। 14 तियाँ 42 हो गया, एक्स हो गया। फिर क्या करते हैं, 20 दूनी 40, 42 से 40 जाएगा कितना, 2 बचेगा, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, 2%। आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल था भाई। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 325 तक सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये थोड़ा सेशन छोटा रहा होगा, रीजन क्या है, थोड़ा सरल सवाल थे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।